प्रिय व्यूअर्स, प्रज्ञान आईएएस एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उपलब्ध कराएंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा शुरू किए गए इस नए प्रयास के अनुभवों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। आज के इस अंक में जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। पहला प्रश्न, सरकार द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लाई गई है? विकल्प हैं NEP 1990, NEP 1986, NEP 1980 और NEP 1999। सही उत्तर NEP 1986 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति NEP को मंजूरी दे दी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के लिए स्कूल से कॉलेज स्तर तक दोनों को लागू किया गया है। यह NEP 2020 34 वर्षीय NEP की जगह लेगी, जिसको 1986 में बनाया गया था और 1992 में केवल एक बार संशोधित किया गया था। कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी है। जिस समिति ने NEP के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव का सुझाव दिया था, उसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन ने की थी। चलिए अब इस नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक होगा। MPhil बंद हो जाएगा। डिजिटल शिक्षण को गति देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे और वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे। शीर्ष 100 विदेशी कॉलेजों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम होम भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। स्कूल पाठ्यक्रम को कोर अवधारणाओं के लिए कम किया जाएगा और कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण होगा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए लक्ष्य, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा 26.3% से 50% तक शामिल है। उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगला प्रश्न, 2019-20 प्रीमियम लीग गोल्डन बूट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं आइमेरिक लोपोर्टे, डेविड सिल्वा, फिल फोडेन, जेमी वर्डी। सही उत्तर जेमी वर्डी है। फुटबॉल में लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी ने 2019-20 प्रीमियम लीग गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है, जिसे प्रीमियम लीग में अग्रणी गोलकीपर को प्रस्तुत किया जाता है। 33 वर्षीय वर्डी 23 गोल के साथ सीजन खत्म करने के बाद शीर्ष स्कोरर बनी है। वह नोवे इंग्लिश खिलाड़ी होने के साथ साथ अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी और लीसेस्टर सिटी के पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी के ब्राजीलियाई कीपर एडरसन ने प्रीमियम लीग का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, जो कि गोलकीपर को सीजन के दौरान सबसे अधिक साफ चादरों के साथ दिया जाता है। उन्होंने सीजन के दौरान 16 क्लीन शीट एकत्रित की हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। डेयर टू ड्रीम 2.0 किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक अभिनव प्रतियोगिता है? विकल्प हैं NPCI, DRDO, इसरो और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही उत्तर DRDO है, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की घोषणा की है कि एक अभिनव प्रतियोगिता का शुभारंभ, जिसका नाम 2.0 सपना हिम्मत, को 27 जुलाई 2020 पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर शुरू किया गया है। रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए भारतीय नवाचारियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 को एक खुली चुनौती के रूप में शुरू किया गया है। प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतियोगिता की व्यक्तिगत विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि जीतने वाले स्टार्टअप को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं वरुण श्रीधर, विजय शेखर शर्मा, बाला सुब्रमण्यम, अश्वनी भाटिया। सही उत्तर वरुण श्रीधर है। पेटीएम मनी के निवेश और धन प्रबंधक सहायक कंपनी ने वरुण श्रीधर को 29 जुलाई 2020 को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीधर पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से अपना इस्तीफा दे दिया था।
वह पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर को रिपोर्ट देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधि कौन था? विकल्प हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। सही उत्तर निर्मला सीतारमण है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक का 5वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 और 29 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। 2020 की वार्षिक बैठक का विषय AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया का विकास अगले दशक में था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी काजी अनिक इस्लाम को डोप टेस्ट में फेल होने के लिए 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? विकल्प हैं टेनिस, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। सही उत्तर क्रिकेट है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड एक सौंप दिया गया है कि युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है क्योंकि वह 2018 में डोप परीक्षण में विफल रहे हैं। काजी ने 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग गेम के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उनका प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हो गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में 2020 के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? विकल्प हैं प्रोफेसर अशोक साहनी, प्रोफेसर M रविचंद्रन, प्रोफेसर NV चलपति राव, प्रोफेसर चंद्रशेखर सेन। सही उत्तर प्रोफेसर अशोक साहनी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कार हर साल 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान फाउंडेशन दिवस के अवसर पर मंत्रालय के लिए दिए जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक विजेता का उत्कृष्ट योगदान लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड प्रोफेसर अशोक साहनी को भूविज्ञान, कशेरुकी जंतु विज्ञान और बायोस्ट्रेटिग्राफी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा गठित भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। विकल्प हैं अनादिस पाल, अर्चना सोरेंग, सुनीता नारायण, निखिल यादव। सही उत्तर अर्चना सोरेंग है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह का नाम दिया है। सोरेंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल होते हैं जिन्हें गुटेरस द्वारा अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। इसमें 18 से 28 साल के युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्णय लेने और नियोजन प्रक्रियाओं में अधिक युवा नेताओं को लाने का एक प्रयास है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कोविड-19 रिकवरी प्रयासों के हिस्से के रूप में जलवायु कार्यवाही को जुटाने का काम कर रहा है। अगला प्रश्न। अच्युता राव जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, प्रसिद्ध थे खेल पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, बाल अधिकार कार्यकर्ता, सैन्य कलाकार। सही उत्तर बाल अधिकार कार्यकर्ता है। कोविड-19 वायरस के कारण प्रमुख बाल अधिकार कार्यकर्ता अच्युत राव का निधन हो गया है। वह 58 वर्ष के थे। वह बाल अधिकार संगठन बाला बाला हकुला संगम के संस्थापक थे। 1985 में अपनी पत्नी अनुराधा के साथ उन्होंने श्री राव बाल अधिकारों के मुद्दों पर एक कथक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था जिसमें बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों पर विभिन्न अत्याचार शामिल थे और मीडिया ने ऐसे मुद्दों को लगातार पोस्ट किया था। इस केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई-पुस्तक जारी की है। विकल्प हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, जितेंद्र सिंह और अमित शाह। सही उत्तर डॉक्टर हर्षवर्धन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई-पुस्तक जारी की है। मंत्री ने आगाह किया है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 बताती है कि कोविड-19 देश में विकारों को उत्पन्न करेगा। पदार्थ का उपयोग हृदय, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गैर संचारी विकारों से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने यह भी कहा है कि धूम्रपान कोविड-19 के लिए जोखिम बढ़ाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अंबाला एयरवेज, जहां राफेल फाइटर जेट्स का पहला जत्था आया था, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हरियाणा है। 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला जत्था हरियाणा राज्य में स्थित अंबाला वायुसेना अड्डे पर उतरा है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को फाइटर जेट्स मिले, जिन्हें नवंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा जेट विमानों को मिड एयर रिफ्यूलरों की मदद से 7 घंटे तक उड़ाया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 29 जुलाई, 28 जुलाई, 26 जुलाई और 30 जुलाई। सही उत्तर 29 जुलाई है। 29 जुलाई 2002 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया गया। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जुलाई को किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन करेंगे? विकल्प हैं मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। सही उत्तर मॉरिशस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के PM प्रवीण जुगनैथ 30 जुलाई 2020 को संयुक्त रूप से देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करा है। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 10,000 समाप्त शिक्षकों को चपरासी के रूप में नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है? विकल्प है झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम। सही उत्तर त्रिपुरा है। त्रिपुरा सरकार ने 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स को चपरासी नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। संशोधित रोजगार नीति 2003 के तहत त्रिपुरा सरकार ने मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से 2010 और 2014 में 1035 TCT और 4,666 TCT और 4,612 UGT की भर्ती की थी, लेकिन उनकी नियुक्ति को 7 मई 2014 को निर्धारित उच्च पद के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? विकल्प हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया। सही उत्तर जिम्बाब्वे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक प्रणाली और चिकित्सा होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। 3 नवंबर 2018 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राष्ट्र के कोविड-19 वैक्सीन को अगस्त की पहली छमाही में स्थानीय विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने की उम्मीद है? विकल्प हैं जर्मनी, रूस, UK और स्विट्जरलैंड। सही उत्तर रूस है। रूस की पहली संभावित कोविड-19 वैक्सीन को अगस्त की पहली छमाही में स्थानीय विनियामक अनुमोदन मिलने की संभावना है। वैक्सीन के पहले स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति में दिए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी। विकल्प हैं नीना तशरिंगला, रेणुपाल, गायत्री ईश्वर कुमार, रीवा गांगुली दास। सही उत्तर रीवा गांगुली दास है। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में अगले सचिव के रूप में रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया है। वह विजय सिंह ठाकुर की जगह लेंगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NCPI द्वारा कौन सा नया फीचर जोड़ा गया है? विकल्प हैं ऑटो पे, फील्ड कम्युनिकेशन, म्यूचुअल फंड निवेश, NPS निवेश। सही उत्तर ऑटो पे है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NCPI ने हाल ही में अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI में UPI ऑटो पे फीचर जोड़ा है। इस समाधान को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के वर्चुअल इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया है। ई जनादेश का उपयोग आवर्ती भुगतानों और ट्रेन टिकटों की बुकिंग सहित कई भुगतान परिदृश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें दूसरों के बीच
DTH सदस्यता का भुगतान किया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला है? विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल। सही उत्तर रूस है। भारत और रूस इस साल के अंत तक एक रक्षा लॉजिस्टिक साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। संधि के तहत दोनों देशों के पास एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और समर्थन सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की उम्मीद है। चूंकि रूस भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। UNEP और IEA द्वारा शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में शीतलन मशीनों की अनुमानित संख्या क्या है? विकल्प हैं 1.4 मिलियन, 1.4 बिलियन, 14 बिलियन, 140 बिलियन। सही उत्तर 14 बिलियन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संयुक्त रूप से एक शीर्षक से रिपोर्ट शीतलक उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट शीतलन क्षमता और कगाली संशोधन के लाभ जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया को 2050 तक 10 बिलियन से अधिक नए शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिससे ऐसी मशीनों की गिनती 14 बिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और यह हर सेकंड 10 कूलिंग उपकरणों तक बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है? विकल्प हैं डिगीएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, पिक्ससेल, ग्रोक्स एंड एस्ट्रोम। सही उत्तर डिगीएंट्रा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी है। डिगीएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नामक एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। कंपनी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए भी चुना गया है। देश की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी को अंतरिक्ष मलबे की निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान मिला है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ किया गया है? इसकी अवधि क्या है? विकल्प हैं 3 साल, 5 साल, 8 साल और 10 साल। सही उत्तर 3 साल है। केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाजों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू होता था। यह छूट 2022-23 में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात आंदोलन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन करने का अनुमान है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल ईंधनों को सौंपने के लिए तैयार है? विकल्प हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस। सही उत्तर बांग्लादेश है। भारतीय रेलवे के हालिया बयान के अनुसार वे 10 से अधिक ब्रॉड गेज डीजल इंजनों को बांग्लादेश को सौंपेंगे। बांग्लादेश ने पहले खरीद के लिए भारत को एक प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि उसके वर्तमान नियंत्रण रेखा के 72% लोग उसके आर्थिक जीवन को पार करने के कगार पर हैं। देश उन्हें दोनों अंतर्देश और अंतर्देश रेल परिवहन के लिए तैनात करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? विकल्प हैं पेज़ैप, फेमपे, फ्रीचार्ज, पेटीएम। सही उत्तर फेमपे है। देश के डिजिटल भुगतान अनुप्रयोगों में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है और सभी विवरण फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, संजय बजाज, राजीव बजाज, श्रीराज बजाज। सही उत्तर संजय बजाज है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई से अपने पद से हटने का फैसला किया है। कंपनी के अनुसार राहुल बजाज एक गैर कार्यकारी
गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगे। निदेशक मंडल ने वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव बजाज को उत्तराधिकार नियोजन के एक भाग के रूप में अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा दागी गई एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम क्या है? विकल्प हैं ध्रुवस्त्र, अभिमन्यु, मार्चे और होप। सही उत्तर ध्रुवस्त्र है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल के अपने उड़ान परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मिसाइल को अब ध्रुवस्त्र कहा जाता है। DRDO ने हेलीकॉप्टर के बिना अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर उड़ीसा में परीक्षण किया। इस मिसाइल का भूमि संस्करण नाग मिसाइल वाहक के साथ एकीकरण के लिए उपलब्ध है। परीक्षणों के बाद इसे ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों से निकाल दिया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए कार्य घर से छूट को बढ़ा दिया है? विकल्प हैं दिसंबर 2020, नवंबर 2020, अक्टूबर 2020 और सितंबर 2020। सही उत्तर दिसंबर 2020 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च में दूरसंचार विभाग ने घर से काम की सुविधा के लिए अप्रैल तक मानदंडों में ढील दी थी। कोविड-19 महामारी के बीच जिसे अब 31 जुलाई तक और 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था, वर्तमान में 90% से अधिक IT कार्यबल दूर से काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्टार्टअप, ई-कॉमर्स और अन्य गिग इकोनॉमी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सही उत्तर कर्नाटक है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। मिशन को एक नई कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें राज्य सरकार 49% और उद्योग और अन्य हितधारक 51% है। कंपनी का लक्ष्य राज्य में 7,000 से अधिक स्टार्टअप, ई-कॉमर्स और अन्य गिग अर्थव्यवस्था कंपनियों को बढ़ावा देना है। इस मिशन से पहले ये फर्म राज्य के प्रौद्योगिकी मिशन के तहत काम कर रही थी और विभिन्न विभागों द्वारा शासित थीं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस स्थित एक रिफाइनरी ने किस समुद्र में 15 एकड़ में जहरीले रसायन फैलाए हैं? विकल्प हैं भूमध्य सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। सही उत्तर भूमध्य सागर है। दक्षिणी फ्रांस के एक लेवेरा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी ने एक रिसाव के बाद एक नारंगी भूरे रंग की रासायनिक चादर भूमध्य सागर में 15 एकड़ में फैला दी है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री जीवन क्षेत्र शामिल है। कहा जाता है कि समुद्र में 200 गैलन या लोहे के क्लोराइड का फैलाव होता है। रसायन आंखों और श्लेष्म झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप व्यवस्था शुरू की है? विकल्प हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और फिलीपींस। सही उत्तर श्रीलंका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका ने पहले दक्षेश मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए अनुरोध किया था। यह स्वैप व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका की सहायता करने की उम्मीद है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2020 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत मकानों का औसत पूरा करने का समय क्या है? विकल्प हैं 514 दिन, 314 दिन, 114 दिन या 54 दिन। सही उत्तर 114 दिन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण PMAYG के तहत घरों का औसत पूरा करने का समय घटकर 114 दिन हो गया है। पहले योजना के तहत निर्माण के लिए दिनों की संख्या 314 दिन हुआ करती थी। इस योजना को वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का प्रयास करेगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बाजार पूंजीकरण के मामले में जुलाई 2020 तक दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी है? विकल्प हैं सऊदी अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सोन मोबिल और PV। सही उत्तर सऊदी अरामको है।
सऊदी अरब की तेल कंपनी, जिसे अन्यथा सऊदी अरामको कहा जाता है, एक बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा फर्म है, जिसमें USD 1.75 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनने के लिए एक्सोन मोबिल कॉर्प्स को पीछे छोड़ दिया है। रिलायंस के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर है। 27 जुलाई 2020 तक इसका बाजार मूल्य 189 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मिलियन यूरो के गुलेनवेगियन पुरस्कार मानवता के लिए का विजेता किसे चुना गया है? विकल्प हैं ग्रेटा थुनबर्ग, मेहदी केयस, रतन लाल, जोएल सलातिन। सही उत्तर ग्रेटा थुनबर्ग है। 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पुर्तगाली अधिकार पुरस्कार गुलेनवेगियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी का विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार और स्वीडिश राइट लाइवलीहुड अवार्ड सहित प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। इस पुरस्कार की प्रतिक्रिया के रूप में ग्रेटा ने घोषणा की है कि सभी पुरस्कार राशि पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करने वाले समूहों को दान करेंगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने दूध सहकारी प्रमुख अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सहकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह स्थानीय समूहों को विश्व स्तर की बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन लीजेंड, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश से जुड़ा है? विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और ब्राजील। सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ऑपरेशन लीजेंड नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। यह योजना हिंसक अपराधों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए शिकागो और अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको सहित अधिक अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंडों को भेजने का लक्ष्य रखती है। अपराधों से निपटने में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए संघीय कानून प्रवर्तन एजेंडों को तैनात किया गया है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रीति सूदन के बाद भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं राजेश भूषण, सुशील कुमार, राम कुमार मिश्रा, अनिल कुमार जैन। सही उत्तर राजेश भूषण है। 1987 बैच के बिहार काडर के IAS अधिकारी राजेश भूषण को इस साल 31 जुलाई के बाद नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल के कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष कर्तव्य पर अधिकारी राजेश भूषण वर्तमान सचिव प्रीति सूदन को सफल करेंगे। सुशील कुमार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। राम कुमार मिश्रा को महिला एवं बाल विकास सचिव नामित किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा मध्य एशियाई देश विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 25वां पर्यवेक्षक बन गया है? विकल्प हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान। सही उत्तर तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में एक पर्यवेक्षक की स्थिति वाला 25वां देश बन गया है। विश्व व्यापार संगठन महासभा के सदस्य राज्यों ने मध्य एशियाई देश के लिए विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया। वर्तमान में 164 WTO सदस्य राज्य और 25 देशों के पास तुर्कमेनिस्तान सहित एक पर्यवेक्षक का दर्जा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने के लिए है? विकल्प हैं बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर। सही उत्तर वियतनाम है। भारतीय कपास निगम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित कर रहा है। बांग्लादेश को कपास के 1.5 से 2 बिलियन गांठ निर्यात करने के लिए सरकार से सरकारी समझौता ज्ञापन भी तैयार किया जा रहा है। CCI यानी भारतीय कपास निगम अगले फसल सीजन से पहले कपास के अधिशेष स्टॉक रखता है और यह योजना बनाई गई है।
अगला प्रश्न, भारत 8 मिलियन पाउंड की परियोजनाओं के साथ किस राष्ट्र के साथ अपने वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहा है? विकल्प हैं यूके, फ्रांस, आयरलैंड और इटली। सही उत्तर यूके है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को 5 नई परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिनकी कीमत 8 मिलियन पाउंड है। शोध कार्य में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए शामिल होगा, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया और जीन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बनेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? विकल्प हैं मिंत्रा, अमेजन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट। सही उत्तर फ्लिपकार्ट है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने किराना, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सहित विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों के लिए बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक हाइपर लोकल 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में किस राज्य में चालू किया गया है? विकल्प हैं महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। सही उत्तर केरल है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा कोयला मंत्रालय की शुरुआत पर पेड़ वृक्षारोपण अभियान 23 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। इसी दिन लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्म वर्षगांठ भी थी और इन्होंने इसको अपने राज्य यानी केरल को समर्पित किया। यह वृक्षारोपण अभियान 10 कोयला लिग्नाइट असर वाले राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर चलाया गया। मंत्री ने 6 इको पॉक्स यानी पर्यटन स्थलों के फाउंडेशन पत्थर का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन 5 इको पार्क और 1 साल वृक्षारोपण परियोजना में लागत 27.6 करोड़ थी। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि सरकार ने 2023 और 24 तक कोयले का 1 अरब टन उत्पादन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHAR में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। DIHAR कहाँ स्थित है? विकल्प हैं लेह, शिमला, मुन्नार, गंगटोक। सही उत्तर लेह है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने लेह लद्दाख में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। परीक्षण सुविधा का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने 22 जुलाई 2020 को किया था और इससे क्षेत्र में कोरोना मामलों की पहचान करने के लिए परीक्षण की दर में वृद्धि होगी। DRDO की जीवन विज्ञान प्रयोगशालाओं में से एक लेह के रक्षा संस्थान उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान यानी DIHAR में यह सुविधा स्थापित की गई है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जिसने हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी SBTI के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। विकल्प हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, कामराजार पोर्ट लिमिटेड। सही उत्तर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत में और दुनिया का 7वां पोर्ट बन गया है। कुल मिलाकर 43 भारतीय कंपनियों ने एक प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं। SBTI को अब तक कुल 909 कंपनियों द्वारा यह पत्र प्रतिबद्धता प्राप्त है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारे आज की करंट अफेयर सीरीज के पहले प्रश्न से संबंधित है। कोयला मंत्रालय ने एक वृक्षारोपण अभियान यानी वृक्षमण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर पौधे रोपित किए जाएंगे। कोयला मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है? विकल्प हैं अर्जुन राम मेघवाल, महेंद्र नाथ पांडे, रमेश चंद्र, प्रहलाद जोशी। सही उत्तर प्रहलाद जोशी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान वृक्षमण अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्मशती के अवसर पर भी उनके जीवन को समर्पित किया गया और राष्ट्र की सेवा को केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कोविड-19 लो लैब पहल को हाल ही में WHO द्वारा उन कानूनों का डाटाबेस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है
जिन्हें सदस्य देशों ने महामारी के जवाब में लागू किया है? WHO ने इनमें से किस संगठन के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है? विकल्प हैं UNDP, ओनील इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ इन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, UNAIDS या उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी विकल्प हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 22 जुलाई 2020 को कोविड-19 लॉ लैब लॉन्च किया है, जो उन कानूनों का एक डाटाबेस है जिन्हें देशों ने महामारी के जवाब में लागू किया है। इस कानून प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और भलाई की रक्षा करते हैं और यह है कि वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारों के मानकों का पालन करते हैं। नई लैब www.covidlawlab.org पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, HIV और एड्स UNAIDS पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और ओनील इंस्टीट्यूट की संयुक्त परियोजना है। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य कानून के लिए भी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अमला शंकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारत के लिए किस राज्य के एक प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर थे? विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सही उत्तर पश्चिम बंगाल है। कोलकाता स्थित प्रख्यात दानिश और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है। वह 101 वर्ष की थी। अमला प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक उदय शंकर की पत्नी थी। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, रीस्टार्ट इंडिया भारत में व्यवसायों को फिर से शुरू करने में MSME की क्षेत्र की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मंच है। प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प हैं टाटा कैपिटल, बजाज इंसर्व, चोलामंडलम फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प। सही उत्तर मुथूट फिनकॉर्प है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 23 जुलाई 2020 को एक परामर्श मंच www.restartindia.in का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 23 जुलाई 2020 को एक परामर्श मंच www.restartindia.in का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद करना है। इस वेबसाइट को मुथूट फिनकॉर्प और इंक स्टॉक्स द्वारा संयुक्त रूप से सलाहकार समर्थन के लिए एक खुले मंच के रूप में विकसित किया गया है और आत्मनिर्भर परियोजना के साथ तालमेल है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 1 अरब टन वार्षिक कोयला उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? विकल्प हैं 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2021-22। सही उत्तर 2023-24 है। सरकार ने 2023-24 तक कोयले के 1 अरब टन वार्षिक उत्पादन को प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत 30 सेकंड कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा? विकल्प हैं US, जापान, इजराइल और UK। सही उत्तर इजराइल है। भारत और इजराइल ने मिलकर कोविड-19 परीक्षणों के एक सेट को विकसित करने के लिए काम किया है, जो संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को 30 सेकंड तक नीचे लाएगा। यह व्यापक रूप से उपलब्ध भी होगा और खुली अर्थव्यवस्थाओं की मदद भी करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं कौशिक बसु, रघुराम रंजन, साहिल सेठ, जयति घोष। सही उत्तर साहिल सेठ है। साहिल सेठ को 2020-23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मास्क पहनने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की घोषणा की है? विकल्प हैं उड़ीसा, झारखंड, गोवा और महाराष्ट्र। सही उत्तर झारखंड है। झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई 2020 को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क नहीं पहनने पर 2 साल तक की जेल
और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अमेरिका ने ह्यूस्टन में किस राष्ट्र के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? विकल्प हैं इजराइल, पाकिस्तान, चीन और रूस। सही उत्तर चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास जनरल को बंद करने का आदेश है। एक अमेरिकी कांग्रेसी ने आरोप लगाया है कि वाणिज्य दूतावास जैव चिकित्सा अनुसंधान चोरी करने के मामले में चीन की जासूसी का केंद्र था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यूएई और चीन के बाद कौन सा राष्ट्र इस महीने के अंत में एक मंगल जांच शुरू करेगा? विकल्प हैं रूस, भारत, जापान और यूएस। सही उत्तर यूएसए है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अगले सप्ताह अपना मंगल रोवर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यूएई और चीन के बाद जुलाई में मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष जांच शुरू करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। नासा अगले हफ्ते अपने मंगल दृढ़ता रोवर को लॉन्च करेगा। तीनों मिशन फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में पहुंचने की योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके साथ भूमि सीमा साझा करता है? विकल्प हैं चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। सही उत्तर भारत है। 23 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आईपीएल 2020 संस्करण कब शुरू होने वाला है? विकल्प हैं सितंबर 19, 18 नवंबर, 20 अगस्त और 25 सितंबर। सही उत्तर सितंबर 19 है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर 2020 के लिए बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग को पुनर्निर्धारित किया गया है। फाइनल 8 नवंबर 2020 को होगा। इस बात की पुष्टि आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने 24 जुलाई को दी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। एम्स, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन नैदानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? विकल्प हैं नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड, क्लिनिकल लर्निंग फोरम, कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल क्लिनिकल फीडबैक। सही उत्तर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली ने नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एम्स ने नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड का पहला इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया है। इस सत्र का उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। इसमें देश विदेश के अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी भाग लिया है। वेब पोर्टल युक्ति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से ऊष्म प्रायुक्त स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमता और सूचनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए युक्ति 2.0 की पहल शुरू की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार द्वारा 2 लाख एमएसएमई को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए उपऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली गारंटी की अधिकतम राशि क्या होगी? विकल्प हैं 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 10,000 करोड़। सही उत्तर 20,000 करोड़ है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 20,000 करोड़ गारंटी को 2 लाख एमएसएमईज को कवर किया गया है। इस योजना को व्यथित परिसंपत्ति कोष एमएसएमई के लिए उपसमन्वित ऋण भी कहा जाता है। गारंटी कवर प्रोमोटर्स को 20,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगा जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। अगला प्रश्न, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा क्या है? 30 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 जुलाई 2020 और 31 अगस्त 2020।
सही उत्तर 31 जुलाई 2020 है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग ने भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट ITF यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कौन सी वैश्विक संस्था आती है? विकल्प हैं विश्व बैंक, OECD, सार्क, विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर OECD है। नीति आयोग और OECD के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम ने संयुक्त रूप से भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना शुरू की है। यह 5 साल की परियोजना है और यह मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से भारत को कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने में मदद करेगी। इंदिरा रसोई योजना, जो कि एक नई रसोई योजना है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। सही उत्तर राजस्थान है। राजस्थान सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना नाम से एक नई रसोई योजना शुरू करेगी। राजस्थान राज्य सरकार हर साल इंदिरा रसोई योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सीफर का दिन वार्षिक रूप से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हैं 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून। सही उत्तर 25 जून है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO हर साल 25 जून को सीफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए सीफर का वार्षिक दिवस मनाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व समारोह में मदद करते हैं। 2020 में DOS यानी सीफर की 10वीं वर्षगांठ है। 2020 के अभियान का विषय सीफर्स प्रमुख कार्य करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व बंधु गुप्ता का पेशा क्या था, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विकल्प हैं फिल्मकार, पत्रकार, गीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता। सही उत्तर पत्रकार है। वयोवृद्ध पत्रकार और राजनीतिज्ञ विश्व बंधु गुप्ता का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 23 समूह के प्रकाशनों के संपादक थे और पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चीन के महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन का नाम क्या है? विकल्प हैं तियानविन फर्स्ट, जिंग 6, जियांगुत सेकंड। सही उत्तर तियानविन फर्स्ट है। चीन ने अपना पहला महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन तियानविन फर्स्ट 23 जुलाई 2020 को हैनान द्वीप के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर सवार किया है। तियानविन फर्स्ट में एक मंगल ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। अनुभवी भारतीय गणितज्ञ का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? विकल्प हैं CS शेषाद्री, विष्णुराज आत्रेय, नीला सत्यनारायण और जुनेद साहा। सही उत्तर CS शेषाद्री है। 88 वर्षीय वयोवृद्ध भारतीय गणितज्ञ CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें गणित के एक महान नेता के रूप में जाना जाता था। विशेष रूप से वह बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में थे। उन्होंने 1989 में SPIC साइंस फाउंडेशन के हिस्से के रूप में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की, जो तब चेन्नई गणितज्ञ संस्थान में बदल गया। उन्हें 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, जिसने कृति स्कैन प्रणाली विकसित की है, किस शहर में स्थित है? विकल्प हैं हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा और बेंगलुरु। सही उत्तर हैदराबाद है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातु कर्म और नई सामग्री यानी ARCI हैदराबाद ने एक अल्ट्रावायलेट बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम कृति स्कैन रखा है। ARCI एक स्वायत्त R&D सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोएडा स्थित विहंत टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिस्टम को विकसित किया है। कॉम्पैक्ट सिस्टम कुशलतापूर्वक एक सूखा और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन बाहर ले जा सकता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है।
अन्यथा इसे किस दिन कहा जाता है? विकल्प हैं सूर्य दिवस, चंद्रमा दिवस, मंगल दिवस और पृथ्वी दिवस। सही उत्तर चंद्रमा दिवस है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने। ऐतिहासिक उपलब्धि को मनाने के लिए इसे अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक आदमी को चंद्रमा पर उतारने और 1 दशक के भीतर उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग के पराक्रम के बाद अमेरिका ने 1969 और 1972 तक चंद्रमा पर 6 अपोलो मिशन शुरू किए थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। CCPA का विस्तार क्या है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित है? विकल्प हैं उपभोक्ता संरक्षण आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, मुख्य उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी, मुख्य उपभोक्ता उत्पाद एजेंसी। सही उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई से लागू हुआ है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना है। CCPA उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करेगा, क्योंकि इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार होगा। प्राधिकरण शिकायतें दर्ज कर सकता है, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस बुला सकता है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड लगा सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे? विकल्प हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। सही उत्तर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लालजी टंडन ने लगभग 5 दशकों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 2 कार्यकाल के लिए, 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में, 15वीं लोकसभा में एक सांसद के रूप में और बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नेचर क्लाइमेट चेंज के शोध अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा जानवर विलुप्त हो सकता है? विकल्प हैं ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, वॉलरस, आर्टिक फॉक्स। सही उत्तर ध्रुवीय भालू है। वैज्ञानिकों के शोध अध्ययन के अनुसार नेचर क्लाइमेट चेंज वैज्ञानिक पत्रिका में जारी ध्रुवीय भालू को जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने के लिए धकेल दिया जाता है। अध्ययन का अनुमान है कि मानव जीवन काल के दौरान मांसाहारी जानवर लगभग गायब हो सकता है। विश्लेषण किए गए 13 उपयोगों में से 12 में ध्रुवीय भालू को 80 वर्षों के भीतर नष्ट होने का अनुमान दिखाया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने एक सीरो प्रचलन अध्ययन किया है? विकल्प हैं महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर नई दिल्ली है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 11 जिलों में सीरो प्रचलन अध्ययन किया है। अध्ययन के परिणामों के अनुसार 23.48% नमूनों में पिछले संक्रमण थे। इसका मतलब है कि दिल्ली में रहने वाले 4 में से लगभग 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी है। यह भी संकेत दिया है कि दिल्ली में रहने वाले लगभग 3.85 मिलियन लोगों वायरस के संपर्क में थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर स्थित गैंगस्टर से हुई मुठभेड़ की जांच के लिए मुखिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं BS चौहान, AK सीकरी, शशिकांत अग्रवाल, KL गुप्ता। सही उत्तर BS चौहान है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे और उनकी मौत की ओर अग्रसर अन्य घटनाओं की जांच के लिए आयोग की रचना में उत्तर प्रदेश सरकार के सुझाव का समर्थन किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BS चौहान आयोग के प्रमुख होंगे। एक अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल और पूर्व DGP KL गुप्ता आयोग के सदस्य होंगे, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों को पूंजी अधिग्रहण के मामलों के लिए विशेष वित्तीय शक्तियाँ किस सीमा तक दी जाती हैं? विकल्प हैं 100 करोड़ रुपए तक, 200 करोड़ रुपए तक, 300 करोड़ रुपए तक और 500 करोड़ रुपए तक। सही उत्तर 300 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार 3 सशस्त्र सेवाओं को 300 करोड़ रुपए तक के पूंजी अधिग्रहण मामलों के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद या तनाव के बीच हथियारों और गोला बारूद की तत्काल पूंजी अधिग्रहण को तेजी से बढ़ाने के लिए यह शक्ति प्रदान की है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्रीय संगठन ने वाणिज्य और उद्योग युवा नेताओं की पहल शुरू की है? विकल्प हैं ब्रिक्स, आसियान, G20, G7। सही उत्तर ब्रिक्स है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ब्रिक्स CCI यंग लीडर्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह पहल युवा नेताओं और उद्यमियों को समर्थन और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को सदस्य राष्ट्रों में उद्योग जोखिम और नौकरी के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न, HPV का संक्षिप्त नाम क्या है जिसका उल्लेख WHO और यूनिसेफ ने टीकाकरण में गिरावट के बारे में अपनी सावधानी से किया है? विकल्प हैं मानव पैपिलोमा वायरस, मानव प्रोटेस्ट वायरस, हेट्रोपैपिलोमा वायरस, हेट्रोपर्टुसिस वायरस। सही उत्तर मानव पैपिलोमा वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने दुनिया भर में जीवन रक्षक टीके प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट के बारे में चेतावनी दी है। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली प्रतिरक्षण सेवाओं में व्यवधान के कारण यह डुबकी देखी गई है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 106 देशों में भेजे जाने वाले टीके लैप्स होने के कगार पर हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस के खिलाफ टीके की 3 खुराक पूरी करने वाले बच्चों की संख्या भी पिछले 28 वर्षों में पहली बार कम हुई है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नाबार्ड ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की हैं? विकल्प हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा और चंडीगढ़। सही उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की है। जैसा कि हमने विगत करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था कि ये परियोजनाएं स्वयं सहायता समूहों के विकास और गठन से संबंधित हैं। SHG सदस्यों को मशरूम की खेती और बांस हस्तशिल्प बनाने आदि में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। UT में नाबार्ड द्वारा एक वार्षिक सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? विकल्प हैं 2023, 2024, 2025 और 2026। सही उत्तर 2026 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 तक 2022 डकार युवा ओलंपिक को 2026 के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है। सेनेगल की राजधानी में होने वाला यूथ समर गेम्स अफ्रीका में आयोजित होने वाला ओलंपिक होगा। टोक्यो ओलंपिक जुलाई 2021 में और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक फरवरी 2022 में आयोजित होने वाला है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं अमिताभ चौधरी, श्याम श्रीनिवासन, पार्थ सारथी मुखर्जी, रामेश सोबती। सही उत्तर श्याम श्रीनिवासन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। 23 सितंबर 2020 को 22 सितंबर 2021 की समाप्ति की तारीख से प्रभावी रूप से नियुक्ति की गई है। उन्होंने वर्ष 2010 में निजी क्षेत्र के बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए समग्र अग्रिम कार्यक्रम का पहला ऑनलाइन राष्ट्रीय पहल शुरू किया है। 2019 में योजना शुरू होने के बाद 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समागम शिक्षा के तहत कार्यक्रम शुरू किया है। NCERT राज्य स्तर पर निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रोजेक्ट टुडे के अनुसार
2019-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा राज्य है? विकल्प हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। सही उत्तर तमिलनाडु है। प्रोजेक्ट टुडे के एक ऑनलाइन डाटाबेस प्रोजेक्ट टुडे के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही में तमिलनाडु भारत में शीर्ष निवेश गंतव्य है। राज्य में निवेश का प्रवाह 18,236 करोड़ रुपए है, जो कि कुल ताजा निवेश का 18.63% है। राज्य ने मई 2020 में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 11,229 करोड़ रुपए का निवेश प्रवाह हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जॉन लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। जॉन लेविस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के अग्रणी थे, हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1986 में अटलांटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया और वह लंबे समय तक सदस्य रहे कांग्रेस के। उनके ईमानदार और जागरूक लक्षणों के लिए उन्हें कांग्रेस के विवेक के रूप में प्रशंसा मिली थी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर पश्चिम बंगाल है। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कार्यस्थल के लिए कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया है। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। प्रणाली में एक संपर्क रहित सोलर इंटेलिजेंस मास्क डिस्पेंसिंग यूनिट और थर्मल स्कैनर, एचलेस नल और एक 360 डिग्री कार फ्लैशर शामिल है। यह हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत को 2020-21 में विश्व स्तरीय देश वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस आय समूह में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प हैं निम्न आय, ऊपरी मध्य आय, निम्न मध्य आय और उच्च आय। सही उत्तर निम्न मध्य आय है। भारत ने आय स्तर 2020-21 तक नए विश्व बैंक देश वर्गीकरण में निम्न मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्य आय वाला देश बन गया है। ये अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हैं 20 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 17 जुलाई। सही उत्तर 19 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 19 जुलाई 1966 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि इतिहास में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जो राष्ट्रों के बीच निष्पक्षता, समानता, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2020 के समारोह के लिए फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का आदर्श वाक्य है, किसी को शतरंज खेलना चाहिए। अगला प्रश्न, 2020 फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्री के विजेता का नाम बताइए। विकल्प हैं मैक्स वेस्टरपन, वोल्टेरी बोटास, सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन। सही उत्तर लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन ने 19 जुलाई 2020 को आयोजित 2020 फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता। यह सत्र की दूसरी सीधी जीत है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पोर्टर एस्पायर को भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प हैं HMT लिमिटेड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सही उत्तर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है। मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारतीय मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी मंच विकसित कर रहा है, जो मेक इन इंडिया और सरकार की आत्मनिर्भर दृष्टि के अनुरूप एक मजबूत और आत्मनिर्भर ऑटोमोटिव उद्योग का निर्माण कर रहा है। भारत एस्पायर नाम का ई पोर्टल मोटर वाहन
समाधान पोर्टल है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अन्य राज्यों को बिजली निर्यात करने के लिए अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 पेश की है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों को ऊर्जा के निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश अक्षय ऊर्जा निर्यात 2020 की घोषणा की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार में 120 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इस परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को राज्य के बाहर निर्यात किया जाएगा। यह नीति सौर पवन के साथ साथ पवन सौर संकर परियोजनाओं पर भी लागू होगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं? विकल्प हैं कटालिन बोगिए और अल्बर्ट सिंगिरो, जेरी मैथ्यूज मैटिलजिरा और मेरिया थियोफिली, मैरियाना वर्दियोनिस और मोरिसाना कोएट, जॉर्ज फर्नांडो वैक्रोसोसियो और एर्थवर्ड कुकोन। सही उत्तर ग्रीस की मैरियाना वर्दियोनिस और गिनी के डॉक्टर मोरिसाना कोएते को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में निधन हो चुके रजत मुखर्जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल व्यक्ति, पत्रकार, फिल्म निर्माता, अर्थशास्त्री। सही उत्तर फिल्म निर्माता से है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता रजत मुखर्जी, जिन्हें प्यार से तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता था, का लंबे समय से बीमारी और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राष्ट्र ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प है भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। सही उत्तर बांग्लादेश है। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने दूरसंचार कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि यह कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। अगला प्रश्न, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च को कब तक के लिए टाल दिया है? विकल्प हैं दिसंबर 2021, सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, जुलाई 2022। सही उत्तर अक्टूबर 2021 है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च को 31 अक्टूबर 2021 को फिर से शुरू करेगा। यह प्रक्षेपण इससे पहले मार्च 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि मार्च 2021 लॉन्च लक्ष्य के कारण संभव नहीं किया गया है। कोविड-19 महामारी और अन्य तकनीकी चुनौतियों द्वारा लंबित किया गया है। चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा? विकल्प हैं जुलाई अंतिम सप्ताह, सितंबर प्रथम सप्ताह, अगस्त अंतिम सप्ताह, अगस्त प्रथम सप्ताह। सही उत्तर अगस्त के पहले सप्ताह में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि पूजन या निर्माण क्षेत्र की पूजा करने की योजना बना रहा है। यह 3 अगस्त को या 5 अगस्त को होगी। विशालकाय क्षुद्र ग्रह 2020 ND पृथ्वी के सबसे करीब कब आएगा? विकल्प हैं 24 जुलाई, 14 अगस्त, 15 सितंबर और 20 अगस्त। सही उत्तर 24 जुलाई है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि लंदन नेत्र से बड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। क्षुद्र ग्रह 2020 ND कुछ दिनों में पृथ्वी के करीब आ जाएगा और इसके 24 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब आने की उम्मीद है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? विकल्प हैं म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत। सही उत्तर भारत है। भारत वैश्विक धन शोधन सूचकांक MPI पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2005 और 6 और 2015-16 के बीच लगभग 273 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने इस श्रेणी में रहने वाले लोगों की संख्या में
सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। वह किस आतंकी समूह का प्रमुख है? विकल्प हैं अल-कायदा, लश्कर-ए-उमर, जैश-उल-अदर, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। सही उत्तर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 जुलाई 2020 को पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत ने 15 जुलाई को किस राष्ट्र के साथ सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं मलेशिया, न्यूजीलैंड, इजराइल और ईरान। सही उत्तर इजराइल है। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का विस्तार करने के लिए 15 जुलाई को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते हुए डिजिटलीकरण के बीच समझौते की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसने आभासी दुनिया की कमजोरियों को उजागर किया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 20 जुलाई, 18 जुलाई, 22 जुलाई और 31 जुलाई। सही उत्तर 18 जुलाई है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी और राजनीतिक नेता नेल्सन मंडेला की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में बेहतर के लिए दुनिया को बदलने के उद्देश्य से चिन्हित किया गया है। यह दिन सभी को कार्यवाही करने और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक दिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा को किस भारतीय कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? विकल्प हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और विप्रो। सही उत्तर HCL टेक्नोलॉजीज है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सेवा कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने घोषणा की है कि उसके सह संस्थापक शिव नादर ने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कदम रखा है। उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को कंपनी के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। शिव नादर मुख्य रणनीति अधिकारी के पद पर बने रहेंगे। 2018 में रोशनी नादर बोर्ड के उपाध्यक्ष थीं। HCL की स्थापना वर्ष 1976 में शिव नादर ने 5 संस्थापकों में से एक के रूप में की थी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शिपिंग मंत्रालय ने किस प्रमुख बंदरगाह में अग्निशमन सुविधाओं में सुधार के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? विकल्प हैं चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और मुंबई पोर्ट। सही उत्तर कोलकाता बंदरगाह है। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पोर्ट में अग्निशमन सुविधाओं में सुधार के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मौजूदा अग्निशमन सुविधाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती हैं। यह वृद्धि अग्नि सुरक्षा और पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित संचालन के लिए वैश्विक मानकों के अनुपालन की दिशा में एक बेहतर कदम है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कौन सा है? विकल्प हैं जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और पेरिस। सही उत्तर न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विगत दिन यानी 17 जुलाई को न्यूयॉर्क में कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद के विषय में आयोजन किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ थी। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वक्तव्य दिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़े लोगों पर कोविड-19 मृत्यु दर को कम करने के लिए BCG वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए किस राज्य में एक परीक्षण शुरू किया गया है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में वृद्ध लोगों में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए BCG वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण शुरू करने की तैयारी की है। यह परीक्षण, जिसे
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस चेन्नई द्वारा लिया जाएगा। BCG यानी वैसिल कैलमेट ग्यूरिन को तपेदिक के खिलाफ टीके के रूप में 50 वर्षों के लिए नए जन्म के लिए प्रशासित किया जा रहा है। चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, जिसने कोरोना वायरस की स्थिर संस्कृतियों की स्थापना की है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं नई दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सही उत्तर उड़ीसा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ने रोगी के नमूनों से कोरोना वायरस की स्थिर संस्कृतियों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विभिन्न स्थानों और विभिन्न वायरस भारों के नमूनों से बैरो कोशिकाओं का उपयोग करके 17 इन विट्रो संस्कृतियों की स्थापना की गई है। सुसंस्कृत SARS-CoV-2 का उपयोग एंटीबॉडी या एंटीडोट विकसित करने, एंटीबॉडी के परीक्षण और चिकित्सीय एजेंटों की पहचान करने में किया जा सकता है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए द्विपक्षीय वायु बुलबुले तंत्र बनाने का निर्णय लिया है? विकल्प हैं जापान, भारत, रूस और चीन। सही उत्तर भारत है। भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में घोषणा की है कि द्विपक्षीय स्थितियों के लिए कुछ शर्तों के साथ कोविड-19 महामारी के बीच द्विपक्षीय यात्रा को फिर से वायु बुलबुले तंत्र के माध्यम से शुरू करना सही रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गूगल को कथित रूप से गूगल मैप से किस राष्ट्र को हटाने के लिए बैकलैश मिल रहा है? विकल्प हैं ताइवान, हांगकांग, फिलिस्तीन और नेपाल। सही उत्तर फिलिस्तीन है। गूगल के द्वारा गूगल मैप से फिलिस्तीन को हटाने के लिए सार्वजनिक आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गूगल का दावा है कि फिलिस्तीन ने कभी भी इसे पहले स्थान पर लेबल नहीं किया था। अगला प्रश्न, भारतीय चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं में से किसके नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? विकल्प हैं IMF, ADB, WB और RBI। सही उत्तर ADB है। 15 जुलाई को ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है? विकल्प हैं म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। सही उत्तर भूटान है। भारत और भूटान ने 15 जुलाई 2020 को पश्चिम बंगाल में भूटान और जयगांव में पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? विकल्प हैं डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, टेसी थॉमस, रितु निथाल। सही उत्तर डॉक्टर के सिवान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कैलासादिवु शिवान को 2020 वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। इसका नाम एरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ डियोथोर वॉन करमन के नाम पर रखा गया है। के सीरन कस्तूरी रंगन और UR राव के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले के सिवान तीसरी भारतीय बनेंगे। अगला प्रश्न, किस संस्था ने शुद्ध नामक एक परावैगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? विकल्प हैं IIT मद्रास, IIT कानपुर, IISc बेंगलोर और एम्स। सही उत्तर IIT कानपुर है। IIT कानपुर के इमेजिनरी प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध नामक एक परावैगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। शुद्ध स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन सहायक का एक संक्षिप्त नाम है। डिवाइस में 6 अल्ट्रावायलेट लाइट शामिल हैं जिन्हें दूर से भी मॉनिटर किया जा सकता है। यह 15 मिनट में एक छोटे से कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है।
अगला प्रश्न, एन राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं नेहा दीक्षित, रवीश कुमार, सिद्धार्थ वरदराजन, मालिनी पार्थसारथी। सही उत्तर मालिनी पार्थसारथी है। मालिनी पार्थसारथी को द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। उसे वर्तमान प्रमुख एन राम की जगह लेना है। 2013 से 2016 तक हिंदू के पूर्व संपादक द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के सह अध्यक्ष भी थे। उन्होंने द हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत ने 2020 के किस महीने में 18 से अधिक वर्षों के बाद 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष पोस्ट किया है? विकल्प हैं मार्च, अप्रैल, मई और जून। सही उत्तर जून है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने जून 2020 में 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष पोस्ट किया था। यह अधिशेष 18 वर्षों के बाद पहली बार दर्ज किया गया है। कच्चे तेल, सोने और अन्य औद्योगिक उत्पादों की घरेलू मांग में कोविड-19 प्रेरित कमी के कारण देश का आयात गहराई से कम हो गया था। इसने 21.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात और 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ एक व्यापार अधिशेष प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई। सही उत्तर 12 जुलाई है। संयुक्त राष्ट्र ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत कर रही 16 वर्षीय पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए हर साल 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाने का घोषणा की थी। 2013 में इसी दिन उन्होंने शिक्षा में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेरणादायक भाषण दिया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री पूरी की है। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव अभयारण्य के सर्वेक्षण के लिए किस देश के टाइगर सेंसस ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? विकल्प हैं इंडोनेशिया, भारत, रूस और मलेशिया। सही उत्तर भारत है। भारत की टाइगर जनगणना ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। जनगणना के चौथे संस्करण, जिसे 2018-19 के लिए किया गया था, गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, जो संसाधनों और डाटा में सबसे व्यापक है। भारत हर 4 साल में एक बार टाइगर जनगणना करता है। अंतरिम बीसीसीआई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हिमांग अमीन और श्रीकांत। सही उत्तर हिमांग अमीन है। बीसीसीआई ने राहुल जौहरी को बदलने के लिए बोर्ड के अंतरिम सीईओ के रूप में हिमांग अमीन को नियुक्त किया है, जिनका इस्तीफा पिछले सप्ताह स्वीकार कर लिया गया था। यह घोषणा 13 जुलाई 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को हुवाई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प हैं फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी दूरसंचार कंपनियों पर चीनी दूरसंचार कंपनी हुवाई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ब्रिटेन के डिजिटल सचिव ओलिवर डाउनडेन ने यह घोषणा की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने विकसित किया है? विकल्प हैं DRDO, HAL, इसरो और नासा। सही उत्तर DRDO है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जो IL-76 विमान से 60 टन वजन वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और L&T द्वारा निर्मित की जा रही है। अगला प्रश्न, जियो ग्लास क्या है? विकल्प हैं हैंडसेट, रेडियो, टेलीविज़न और OTT प्लेटफॉर्म।
सही उत्तर हैंडसेट है। रिलायंस जियो ने एक नई और अभिनव तकनीक जियो ग्लास, एक नया मिश्रित रियलिटी हैंडसेट लॉन्च किया है जो होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग को सक्षम करेगा। जियो ग्लास वर्चुअल 3D कक्षाओं में शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लाया जाएगा और वास्तविक समय में जियो मिश्रित रियलिटी क्लाउड के माध्यम से होलोग्राफिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 15 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई और 12 जुलाई। सही उत्तर 15 जुलाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कौशल भारत मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। WWF और फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ने लुप्त प्राय प्रजातियों के वाणिज्यिक खेती पर किस देश के कानून में बदलाव के बारे में चेतावनी दी है? विकल्प है भारत, चीन, म्यांमार और ताइवान। सही उत्तर म्यांमार है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण समूह, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ने म्यांमार के कानून में बदलाव के बारे में चेतावनी दी है जिसने लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। वन्यजीव संरक्षण समूहों ने आगाह किया है कि परिवर्तन से दुनिया में दुर्लभ जानवरों की मांग को बढ़ावा मिल सकता है और एक समानांतर व्यापार बाजार का निर्माण हो सकता है। जून में म्यांमार ने एक कानून पारित किया था जिसमें निजी चिड़ियाघरों को लुप्त प्राय सहित 90 वन्य जीवों की प्रजातियों को प्रजनन करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न, यदि 1 करोड़ से अधिक की नगद निकासी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो आयकर दाता है तो TDS की कटौती क्या की जाएगी? विकल्प हैं 0.5%, 1%, 2% और 3%। सही उत्तर 2% है। एक व्यक्ति जो आयकर दाता है यदि वह 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद निकासी करता है तो उसके लिए TDS 2% की दर से घटाया जा सकता है। वहीं यदि व्यक्ति गैर आयकर दाता है तो उसके लिए यह TDS की दर 5% होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक नया टूल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से बैंक और डाकघर अपने पैन नंबर दर्ज करके नगद निकासी पर TDS दरों का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2020 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM सेवा निधि योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विकल्प हैं गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब। सही उत्तर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर PM सेवा निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की मुफ्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। राज्य शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं के लिए भी सहायता प्रदान करता है। राज्य में 15,000 से अधिक मामलों को मंजूरी दी गई है और 15 करोड़ से ऊपर के ऋणों को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटीज एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की है? विकल्प हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में FAO, यूनिसेफ, IFAD और WFP द्वारा संयुक्त रूप से तैयार विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण का स्तर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004-06 में 249.4 मिलियन से गिरकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे के स्तर में वृद्धि हुई थी। भारत और चीन एकमात्र एशियाई देश हैं जिन्होंने कुपोषित लोगों की संख्या में कमी की सूचना को दर्ज कराया है। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक। सही उत्तर कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2023 तक के लिए लगभग 35,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की अनुदान आधारित योजना की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के अलावा योजना जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ पैक्स का एकीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? विकल्प हैं माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और गूगल। सही उत्तर गूगल है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 13 जुलाई 2020 को रुपये के निवेश की घोषणा की है। इंडिया गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के माध्यम से अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए, जो लगभग 10 बिलियन डॉलर के इक्वल हैं, देने की घोषणा की गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है? विकल्प हैं अफगानिस्तान, चीन, ईरान और पाकिस्तान। सही उत्तर ईरान है। चाबहार बंदरगाह से जाहेदान बंदरगाह तक, जो एक अफगानिस्तान की सीमा पर लगता है, एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना था। यह फैसला 4 साल पहले किया गया था, लेकिन अब ईरानी सरकार ने इसे अपने दम पर निर्माण करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न, किस देश ने जून 2020 में लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? विकल्प हैं चीन, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार। सही उत्तर म्यांमार है। म्यांमार सरकार ने जून 2020 में एक कानून पारित किया था, जिसमें निजी चिड़ियाघरों को 90 वन्यजीवों की प्रजातियां पैदा करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 20 से अधिक लुप्तप्राय हैं। वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमति वाले लुप्तप्राय वन्यजीव जानवरों की सूची में टाइगर, पेंगोलिन, एरावेडी डॉल्फिन और सियामीस मगरमच्छ शामिल हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक कुल जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है? विकल्प हैं 1.5%, 2.5%, 2% और 3%। सही उत्तर 2.5% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि का आह्वान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करना है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्र ने चीन को दक्षिण चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थ फैसले का पालन करने के लिए बुलाया है? विकल्प हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। सही उत्तर फिलीपींस है। फिलीपींस ने चीन को 2016 के मनमाने फैसले का पालन करने के लिए बुलाया है, जिसने फैसला सुनाया था कि चीन के पास दक्षिण चीन सागर के पानी पर कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। यह कदम तब आया है जब चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने के लिए आक्रामक कार्यवाही करने जारी कर रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? विकल्प हैं 5.87%, 7.87%, 4.87% और 9.87%। सही उत्तर 7.87% है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति दर बढ़कर 7.87% हो गई है। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई का पूरा सीपीआई आंकड़ा जारी नहीं किया है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? विकल्प हैं साल 2050 तक, साल 2045 तक, साल 2030 तक। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर 2030 तक है। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर
अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाने की बात कही है। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? विकल्प हैं 18 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए और 32 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर 12 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर कंपनी का शेयर 3.64% चढ़कर 1947 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में कंपनी का शेयर 3.70% की बढ़त के साथ 1947.70 रुपये पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जियो प्लेटफॉर्म में एक बड़ा और निवेश हुआ है। जैसा कि हमने आपको कल की करंट अफेयर श्रृंखला में बताया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है या करने की घोषणा की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? विकल्प हैं अशोक कुमार, बलवीर सिंह, मनोज कुमार और दिलीप सिंह। सही उत्तर अशोक कुमार है। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था और यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की थी? विकल्प हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। सही उत्तर अमित शाह है। केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए भारत में अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने हेतु समय समय पर पौधरोपण अभियानों को चलाए जाना चाहिए। पहला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? विकल्प हैं द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, भारत का आध्यात्मिक चेहरा, भारत कोविड-19 जीतने वाला। सही उत्तर द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड है। यूनाइटेड किंगडम ने आयोजित ग्लोबल इंडिया वीक 2020 नाम का 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड है। सम्मेलन के पहले दिन का उद्घाटन भाषण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। सम्मेलन में लगभग 250 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया और इसमें 5000 प्रतिभागी शामिल हुए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को चावल गेहूं किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अप्रैल से जून तक निःशुल्क 5 किलोग्राम चावल और गेहूं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को नवंबर 2020 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कर्मचारी
जो 15,000 रुपये तक का मासिक वेतन कमाता है उसे अनिवार्य रूप से किस सुरक्षा योजना में शामिल होना चाहिए? विकल्प हैं कर्मचारी भविष्य निधि, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नई पेंशन योजना। सही उत्तर कर्मचारी भविष्य निधि। एक कर्मचारी जो 15,000 रुपये तक का मासिक वेतन कमाता है उसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल होना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफ योगदान को 24% यानी 12% के कर्मचारियों के हिस्से और 12% के नियोक्ताओं के अंशदान को अगस्त 2020 तक के लिए 3 महीने की मंजूरी दी है। अंतिम आहार योजना के तहत सरकार ने पहले 24% योगदान करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर सरकार को 4,680 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अगला प्रश्न, किस संगठन ने आपसी डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, प्रवर्तन निदेशालय। सही उत्तर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने आपसी डेटा विनिमय के लिए एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संगठन अपने अपने डाटाबेस में उपलब्ध आवश्यक जानकारी को स्वचालित और नियमित आधार पर साझा करेंगे। इसके अलावा एक डाटा एक्सचेंज संचालन समूह का गठन किया जाएगा जो डाटा विनिमय स्थिति की समीक्षा करेगा। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यू जर्सी में किस ट्रेड एसोसिएशन ने एक मंच शुरू किया है? विकल्प हैं नेस्कॉम, फिक्की, डाटा सुरक्षा परिषद, सीआईआई। सही उत्तर नेस्कॉम है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम ने न्यू जर्सी में नेस्कॉम लॉन्चपैड लॉन्च किया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है और दोनों क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नेस्कॉम की सदस्य कंपनियों को हाथों हाथ प्रशिक्षण, साइड चेन में सहायता, सरकारी नियम और कर योजना आदि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय समाचार चैनल एकमात्र है जिसे नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा बंद नहीं किया गया है? विकल्प हैं राज्यसभा, एनडीटीवी, रिपब्लिक और दूरदर्शन। सही उत्तर दूरदर्शन है। नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के सिग्नल बंद कर दिए हैं। यह 9 जुलाई 2020 को आईएनआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है। अब तक के रूप में कोई भी आधिकारिक सरकारी सूचना नहीं दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने आईएएफ को अंतिम 5 22 अपाचे हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं? ऑप्शन हैं डसोल्ट, लॉकहीड मार्टिन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और बोइंग। सही उत्तर बोइंग है। अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत चीन सीमा स्टैंड ऑफ के बीच पिछले महीने 22 अपाचे हमले हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को वितरित किया है। बेड़े अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ प्रमुख एयरबेसों में तैनात परिसंपत्तियों का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, 15 जुलाई को मंगल की जांच शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बनेगा? विकल्प हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन। सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार अरब दुनिया के लिए मंगल पर एक जांच भेजने का फैसला किया है। यूएई की मंगल जांच का उद्देश्य मंगल के वातावरण में मौसम की गतिशीलता की व्यापक छवि प्रदान करना और वैज्ञानिक सफलताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। अगला प्रश्न, इसरो अगस्त 2020 में किस उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा? विकल्प हैं एमेजोनिया 1, कोलंबिया 2W, मडीरा 2, रियो निग्रो YW। सही उत्तर एमेजोनिया फर्स्ट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन PSLV पर अगस्त 2020 में ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ब्राजील के उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा। यह प्राथमिक पेलोड भी होगा और अड़चन हाइकिंग उपग्रह नहीं होगा।
चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? विकल्प हैं गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना में 250 मेगावाट की 3 सौर इकाइयां शामिल है। सोलर पार्क के अंदर 500 हेक्टेयर का भूखंड भी शामिल है।